ये पहला क्लास है। पहले क्लास में जो जरूरी चीजें हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए, पहले दिन यूपीएससी के पहले दिन बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में होते हैं, या जब भी हम तैयारी करने के लिए सोचते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो जितने भी बच्चे होते हैं उनके मन में 200-400 टाइप के प्रश्न आ जाते हैं। कैसे प्रश्न आते हैं, पहले क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, ठीक है, सिलेबस क्या है, मेंस का आंसर राइटिंग कैसे करना है, प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करनी है, इंटरव्यू में कैसे आना है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो इन सारे प्रश्नों को समझने के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं वो हम आपको यहाँ बताएंगे। दूसरी चीज़ आपको ये समझना है, बैठ जा बेटा, बैठ जा। दूसरी चीज़ें ये समझना है आपको कि तैयारी जो हमें करना है वो पढ़ने का तरीका क्या हो। अब बहुत सारे प्रश्नों में एक प्रश्न और आता है, जैसे जब आप कभी टॉपर्स को देखेंगे तो बहुत सारे टॉपर्स बताते हैं एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी कैसे पढ़ें? बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो 50% आपका काम हो गया है। वैसे भी यूपीएससी ये कहती है कि 6 से 12, 6 से 12 तक का अगर आपने बढ़िया से एनसीईआरटी पढ़ लिया तो वहीं से जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं। ऑप्शनल को अगर छोड़ दिया जाए तो ऑप्शनल में थोड़ा ग्रेजुएशन से ऊपर का लेवल है। तो क्या 6 से 12 तक जो बच्चे पढ़ते हैं क्या वो यूपीएससी निकाल लेंगे? नहीं निकाल पाएंगे। क्या वो यूपीएससी के प्रश्नों को समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो प्रश्न ये है, फिर एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे? अब 2-3 तरीके होते हैं चीज़ों को समझने के, जिस पे हम बात करने वाले हैं। एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, पहली बात तो ये, और उससे भी पहली बात है यूपीएससी की डिमांड क्या है। ठीक है, जब आप व्यापार करने जाते हैं मार्केट में तो कुछ भी बना के पहुंच जाते हैं बेचने के, लो ये हमारा प्रोडक्ट है। अगर आपको कोई चीज़ किसी बाजार में बेचना है, इकोनॉमिक्स भी समझते चलो, क्योंकि आपके जो यूपीएससी का सिलेबस है उसमें सारी चीज़ें हैं। इकोनॉमिक्स भी है, हिस्ट्री भी है, जियोग्राफी भी है, एनवायरनमेंट है, साइंस टेक है। दुनिया में जितनी चीज़ें चल रही हैं वो सब कुछ आपको पढ़ना है। और पढ़ना नहीं है, कनेक्टिविटी करना है। इन चीज़ों को हम समझेंगे। अब पहला ये है कि ये जो एनसीईआरटी है, यहाँ से लोग आपको प्रारंभ करने के लिए बताते हैं कि शुरुआत यहाँ से होती है। ठीक है, लेकिन इसकी शुरुआत करने के लिए आपको इसका सिलेबस समझना बहुत जरूरी है। यूपीएससी की डिमांड समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि यूपीएससी चाहती क्या है, तब तक तैयारी नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस आपको नेट पे उपलब्ध है, आपने देखा, और किताब लोगों ने बताया कि राम शरण शर्मा जी एनिसेंट हिस्ट्री में, सतीश चंद्रा को ले लीजिए मिडिल हिस्ट्री में, ठीक है, बिपिन चंद्रा को ले लीजिए, ऐसे बता दिए। अब बुक्स आप ले आए और उसको पढ़ना आपने शुरू कर दिया। अब दिक्कत ये है कि पढ़ना कैसे है, क्या चीज़ें उसमें हमको फोकस रखनी है, क्या चीज़ें एक बार की हैं, क्या चीज़ें बार बार की हैं, नोट्स में उसको कैसे कन्वर्ट करना है, ये हम नहीं जान पाते। अब हम जब नोट्स बनाना शुरू करते हैं तो पता लगता है कि इतिहास का ही 4-5 नोट्स हो गया, क्योंकि एनिसेंट इंडिया बहुत बड़ा है, उसमें विदेशियों का भी एंट्री होता है, हुणों का आक्रमण होगा, शकों का होगा, कुषाणों का होगा, फिर वो सिकंदर गरीब आदमी वो आ जाएगा, समझ लो, ऐसे ऐसे लोग आ जाएंगे। तो अब मैं अपना परिचय देता हूँ और आपको बताना शुरू करता हूँ कि तैयारी कैसे करनी है। मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव, यूट्यूब वाले भी देखेंगे ना, इसलिए बता, ठीक है। तो आकाश श्रीवास्तव, दोस्त मेरे मुझे लाला कहते हैं, लाला मास्टर। लाला मास्टर आपको पढ़ाने वाले हैं। देखिए, यूपीएससी की क्लास बोरिंग नहीं होनी चाहिए। अगर क्लास में बोरियत है तो बच्चे के दिमाग में घुसेगा ही नहीं कुछ, और बोरियत वाला काम बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि जब आप इस समय नया सिलेबस आ गया है, न्यू एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी ऐसा सुनते हैं ना, तो आपको सोचना चाहिए ये न्यू और ओल्ड है क्या, क्यों आ गया अभी न्यू एनसीईआरटी, तो ओल्ड और न्यू में अंतर क्या है? यही अंतर है। न्यू एनसीईआरटी का मतलब यह है कि वो आपके अंदर रचनात्मकता का विकास देखना चाहते हैं। हमारे जो नीति निर्माता हैं वो चाहते हैं कि जो स्टूडेंट हों वो रचनात्मक हों। अब आपको ये भी समझना पड़ेगा ये रचनात्मकता क्या होती है, ठीक है, और यूपीएससी से इसका जुड़ाव कैसे। ये सारी चीज़ें जब आप समझ लेंगे, उसके बाद जब पढ़ना शुरू करेंगे तब वो आपको फायदा देगा। यानी मर्ज समझने के बाद
दवा देना। अब अगर आप किसी नाई की दुकान पे बैठे हैं और आपने बताया कि गला खराब है, खांसी आ रही है, 4-6 लोग वहाँ बैठे हैं जिनको नहीं नॉलेज है कि वास्तव में आपकी बीमारी क्या है, और उन्होंने कभी उस बीमारी को पता नहीं फेस किया भी है या नहीं। उनको लगता है कि उन्हें इसकी जानकारी है और वो आपको कई चीज़ें बताना शुरू कर देंगे कि वो मिर्च पीस लो, कोई कहेगा वो तुलसी का पत्ता जो है गर्म करके 3 बार, कोई कहेगा नमक से गलाला कर लो, कोई कहेगा ये एक टैबलेट मैं बता दूं, एक बार खाओ काम हो गया। ऐसे विभिन्न प्रकार के लोग आपको ज्ञान देना शुरू करते हैं जिनको खुद का नॉलेज नहीं है। अब जब आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं तो आपके अंदर एक भय होता है, एक बड़ा पद है, ठीक है, तो लोग राय देते हैं। कोई कहेगा नहीं नहीं वो ऐसे नहीं निकलता है, उसके लिए 5-6 साल तो एकदम मेहनत करना पड़ता है, ऐसी बात करेंगे। कोई कहेंगे 10-5 लाख रुपया है तुम्हारे पास कि इसे चले हो यूपीएससी की तैयारी करने। उनको लगता है कि 10-15 लाख रुपया होगा तो आप यूपीएससी की तैयारी कर पाओगे। कुछ कहेंगे तुम्हारा तो बैकग्राउंड ही नहीं है यूपीएससी की तैयारी करने लायक, वो बहुत तेज लड़के करते हैं जो टॉपर्स होते हैं। ऐसी कोई बात इसमें है या नहीं उन्हें नहीं पता है। कुछ बताएंगे तुम्हें कि देखो संविधान सबसे ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि उन्होंने कभी एग्जाम नहीं दिया है और वो आपको बता रहे हैं संविधान अगर नहीं जानते तो यूपीएससी नहीं पढ़ पाओगे। कुछ तुमको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात करेंगे, तो उनकी बातों को आप मत सुनिए, आप उन बातों को सुनिए जिनको उसका नॉलेज है, ज्ञान है। आप उस डॉक्टर से दवा की बात मत कीजिए जो डॉक्टर है ही नहीं, उसको मर्ज बता रहे हो तो वो कैसा दवा बताएगा। तीर लग गया सही तो ठीक है, नहीं तो गलत, और गलत दवा खाओगे परिणाम नुकसानदायक होगा। तो अब यूपीएससी में शुरुआत कहाँ से होगी, ये प्रश्न सबके मन में है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका सिलेबस समझने के लिए, और इसके एग्जाम 3 एग्जाम होते हैं टोटल, ठीक है। एक होगा तुम्हारा प्रीलिम्स, एक होगा तुम्हारा मेंस, और एक होगा तुम्हारा पर्सनालिटी टेस्ट जिसको हम कहते हैं इंटरव्यू, ठीक है, या इसको पर्सनालिटी टेस्ट आप समझ सकते हैं। इन तीनों की तैयारी एक साथ शुरू करनी है। बहुत लोग क्या करते हैं, प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करते हैं, उसका सिलेबस देख लिया, एग्जाम पास कर लिया, अब 1.5 से 2 महीने का टाइम है और मेंस को रेडी नहीं कर पाए, ठीक है, क्योंकि कोर्स लेंदी है, एथिक्स भी तैयार करना है, एसए भी रेडी करना है, और जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। कनेक्टिविटी आ ही नहीं रही है। अभी आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा कैसे पढ़ना है। फिर आता है एक पर्सनालिटी टेस्ट। क्या अचानक से आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी? आपके इंटरव्यू पैनल में 6-7 टीचर बैठ के आप पे अटैक करेंगे प्रश्नों का, ये मत समझ लेना कि वहाँ बंदूक मार देंगे, तो जो अटैक करेंगे उसका जवाब आप कैसे देंगे। एक प्रश्न हो रहा है तब तक दूसरा, तो इस स्किल को डेवलप करना शुरू से जरूरी है, और इन सारी चीज़ों की तैयारी भी एक साथ शुरू होती है। अब हम देखेंगे कि इन तैयारियों को हमें शुरू करना है, तो जब भी कभी भी युद्ध के मैदान में उतरिए तो युद्ध के बारे में कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। युद्ध कैसे होता है इसको समझिए। ये एक युद्ध है, यूपीएससी क्या है, वार है। क्यों वार मैं कह रहा हूँ, ऐसे भी समझ लो, इसमें तो वैसे ही 2 तो वर्ल्ड वार है। जब यूपीएससी पढ़ोगे तो 2 वर्ल्ड वार इसमें और दुनिया की बहुत सारी युद्ध, तो ये खुद ही एक वार है, इसमें इतने वार इंक्लूडेड है। तो आप एक चीज बताना मुझे, युद्ध में अगर जाना है तो क्या लेकर जाओगे, कैसे जाओगे? क्या डायरेक्ट पहुंच जाओगे कि लो मैं आ गया और युद्ध करना शुरू कर दोगे? तो क्या होगा? महाभारत का उदाहरण समझें। अभिमन्यु बहुत बड़ा योद्धा था, फिर भी मारा गया, समझ गए? कर्ण भी बहुत बड़ा योद्धा था, ये सब सीख कर गए थे, उसके बाद मारे गए। और आप बिना जाने इस युद्ध में उतरेंगे पढ़ने, तो आप मारे नहीं जाएंगे, आप कई बार शहीद होंगे, श्रद्धांजलि अर्पित हो जाएगा कुछ ही दिनों के अंदर। उसका कारण मैं बताता हूं। अगर आप इसको समझ के उतरेंगे, आसानी से साल भर के अंदर न केवल सिलेबस कंप्लीट होगा, बल्कि आपके अंदर वो योग्यता डेवलप हो जाएगी कि यूपीएससी का सामना कैसे करें। समझ रहे हैं? अब कल एक बच्ची मुझे मिली, वो बहुत, अब देखते हैं यहाँ कितना मुखर्जी नगर में बहुत सारा पैसा लगता है, हम तो गरीब वाले लोग हैं, है ना, इसे पढ़ा रहे हैं। 1.5 लाख 2 लाख रुपए, 1,20,000 1,60,000 ऐसी फीस है, 2,70,000। अब जो बच्चे हैं वो करते क्या है, जैसे जोश आ जाता है, क्या होता है, कोई मोटिवेशन वीडियो देखा, वो आग लगाने वाला आता है ना,
आग लगा देंगे। तो वो आग लगाने वाला वीडियो देखा, अब आग लग गई, एकदम अंदर से ज्वाला धधक उठी कि बस बेटा कुछ नहीं है, तुम एकदम दिखा दो दुनिया को, कर लो दुनिया मुट्ठी में। अब वो जो ज्वाला जगती है आपके अंदर, उसको लेकर तुरंत एकदम गार्जियन से बातचीत किया कि कुछ नहीं, फाइनल मैं आईएएस बनूंगा, इससे नीचे बात नहीं करूंगा। गार्जियन भी सोचने लगा कि भाई लड़का हमारा बड़ा क्वालिटी वाला है, इसने तो सोच लिया, इतनी अच्छी बात। गार्जियन को यह है कि यही वो इसी में खुश है कि आईएएस की तैयारी करेगा, लोगों को बता रहा है मैं लड़का आईएएस बनना चाहता है। अब वो गए, कोचिंग चेक किए, बहुत सारे कोचिंग, ठीक ठाक पैसा लगा के एडमिशन ले लिया। फिर दूसरे दिन वीडियो देखा, मोटिवेट है, 3-4 दिन देखा, लेकिन जैसे ही क्लास के 10-15 दिन हुए फिर उनका होश ठिकाने आ गया। जो उनकी ज्वाला थी वो धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगी। उनको लग रहा है ओ माय गॉड इट्स वेरी टफ, ये क्या है। कुछ लोग क्या किए कि 1 साल तैयारी किए, उसके बाद हथियार रख दिए। क्यों? प्रीलिम्स में ही आधे से पीछे हैं। समझ रहे हो? आधे से पीछे मतलब 100 का मेरिट है तो 50 से भी नीचे आ रहे हैं। उनको लगा कि नहीं नहीं ये मेरे लिए नहीं था, और अब वो बहाने मारना शुरू करते हैं। वो बताएंगे कि फैमिली प्रॉब्लम, कोई देखो ऑप्शन बहुत हैं। फेलियर के लिए आप 100 तरीके बता सकते हैं कि हम ऐसे फेल हो गए। पास होने का कोई तरीका नहीं होता, जो पास हो गया वो पास हो गया। वो कोई भी तरीका बताएगा उसको दुनिया एक्सेप्ट कर लेगी। फेलियर जो भी बताएगा उसको दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसको यही लगेगा कि है पता है उस काबिल थे नहीं, हवाबाजी कर रहे थे, आईएएस बनने गए थे। तो फेलियर्स बहुत तरीके बताते हैं, टाइमिंग का अभाव, पारिवारिक मजबूरी, पैसे की कमी, बहुत सारी चीज़ें, या बैकग्राउंड नहीं अच्छा था वो तो डिस्टरबेंस आ गया। तो आप इन चीज़ों से कैसे बचेंगे और तैयारी कैसे शुरू करेंगे, आज सारा फोकस हमारा इसी पे होगा। हम सिलेबस को समझेंगे, प्रश्नों का पैटर्न समझेंगे। अब एक चीज़ और भी जान लें, कई यूट्यूब चैनल्स या कई जगहों पे यह बताया जाता है स्मार्ट स्टडी। समझ गए? कुछ बच्चे इसी भरोसे बैठते हैं कि 2 महीने में हम निकाल लेंगे प्रीलिम्स, स्मार्ट स्टडी करेंगे, प्रश्नों के ट्रेंड को समझेंगे। दरअसल यूपीएससी का जो ट्रेंड है उसका कोई ट्रेंड नहीं है। समझ पाए? सलमान खान वाला डायलॉग। यूपीएससी का कोई ट्रेंड ही नहीं है। आप देखें इस बार जो प्रीलिम्स के एग्जाम में स्पोर्ट्स से उसने करेंट अफेयर में क्या पूछा, स्पोर्ट्स, 4-5 क्वेश्चन वो स्पोर्ट्स से पूछ रहा है। अब कोई भी बच्चा, शायद ही कोई बच्चा स्पोर्ट्स पढ़ के गया हो, क्योंकि ट्रेंड वाला फॉलो, वो करंट अफेयर में साइट्स चेक करके गए थे बेचारे, उन्होंने पॉलिटी पढ़ रखी थी, इन्वायरमेंट पढ़ रखा था, स्पोर्ट्स पूछ लिया। ये ट्रेंड कहाँ से? कष्ट के लिए क्षमा चाहते हैं, बीच में वीडियो रुक गया था। अब देखते हैं, हम ये पढ़ रहे थे कि प्रीलिम्स का सिलेबस, मेंस का सिलेबस जो हिस्ट्री में है उसको हमने देखा, हमको भारत का इतिहास पढ़ना है, और भारत के इतिहास में जो प्राचीन इतिहास का सिलेबस था वो कह रहा था कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वास्तुकला कहाँ से शुरू हो गई। वास्तुकला तो आपको एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, इसमें भी वास्तुकला मिलेगी। दक्षिण भारत के मंदिर, बादामी का मंदिर, चालुक्य मंदिर, रथ मंदिर, ठीक है, ये सारी चीज़ें वास्तुकला में आती। तो इसमें आपको कई चीज़ें जो खोजनी है यूपीएससी में, वो पहला इसमें अंतर, क्या खोजना है, अंतर क्या है। अब ये बुक में नहीं लिखा है कि अजंता और एलोरा में क्या अंतर है, या उत्तर भारत के दक्षिण भारत के मंदिर में क्या अंतर है। आपको उसकी बनावट देखनी है, आपको उसका स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है, आपको उन पर देखना है प्रभाव। क्या देखना है, किसका प्रभाव है, यवनों का प्रभाव है, या उत्तर से, नॉर्थ से कहीं का प्रभाव है, या श्रीलंका का कोई प्रभाव तो नहीं आ गया है, वैसे नहीं आता है तो श्रीलंका का प्रभाव नहीं है। तो और ये भी देखना है कि हमारे मंदिरों का प्रभाव कहाँ पड़ा। क्या इंडोनेशिया में कोई मंदिर है, क्या मलक्का में कोई मंदिर है, मलेशिया में है, ठीक है, जो द्वीपीय क्षेत्र है। जब आप पढ़ोगे किसको, चोलों को, तो आप देखोगे कि चोल जो थे वो दक्षिण के बाद बहुत सारे द्वीपों पर, छोटे छोटे जो द्वीप थे श्रीलंका सहित, उस पर नियंत्रण कर लेते हैं, ठीक है। तो निश्चित रूप से अगर चोल हमारा राजा है और वहां पर वो गया है, श्रीलंका के क्षेत्र पे कब्जा कर लिया है, इंडोनेशिया पे कब्जा है, तो इसका मतलब हमारा प्रभाव वहां पड़ना तय है। अच्छा, तो अगर आपके राजा का प्रभाव वहां पड़ रहा है, तो अगर कुषाण यहाँ पर आ रहे हैं, शक यहाँ पर आ रहे हैं, यवन यहाँ पर आ रहे हैं, मुगल यहाँ पे आ रहे हैं, तुर्क आ रहे हैं, तो उनका प्रभाव यहाँ नहीं पड़ेगा।
उनका भी प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा। तो यही यूपीएससी चाहती है कि जब आप ये पढ़ रहे हो वास्तुकला, तो भारतीय वास्तुकला की विशेषता ये पता होनी चाहिए। जब तक ये नहीं पता रहेगा तब तक तुम ये जान ही नहीं पाओगे कि बाहर का प्रभाव क्या पड़ा है। समझ रहे हो? जैसे हमारी विशेषता, इंडिया के लोग कैसे हैं, कुछ गोरे हैं, कुछ काले हैं, कुछ सांवले हैं, कुछ मटमैले हैं। समझ रहे हो? मतलब मटमैले नहीं है, थोड़ा अलग कलर में है, ना समझ में नहीं आता ना काले हैं कि गोरे हैं। तो कई टाइप के, कुछ कहते हैं हम गोरे काले नहीं, गेहूं कलर के हैं। समझ रहे हो? अपना वो छुपाने के लिए। जैसे कोई सांवला है तो ये नहीं कहेगा हम काले हैं। तो हम कैसे कह रहे हैं कि भाई एक है, किन आधारों पर कह रहे हैं? अब आप कहेंगे हाँ, अब आप कहेंगे संविधान ने एक कर रखा है, मतलब जबरदस्ती एक है हम, संविधान ने कर रखा है, नहीं तो हम कहते कि नहीं अलग नहीं, ऐसा नहीं है। अब आपको समझना है क्या संविधान, इधर देखो, क्या संविधान बनने से पहले कभी भारत एक हुआ? जब अंग्रेज आएंगे और छठा प्रयास फिर हमारे नेता करेंगे, ठीक है, और सातवां मोदी जी कर रहे हैं ऐसा मान सकते हैं। तो ये जो प्रयास हुए, कुछ लोगों को सफलता मिली, ठीक है, लेकिन वो जो प्रयास हो रहे थे वो आधार क्या थे? राजनीतिक आधार क्या थे? राजनीतिक आधार थे प्रयास करने के। और अब जो एकता हमारी है, क्या वो राजनीतिक ताकत के बल पर थी, या आज जो एकता है क्या केवल राजनीतिक आधार है? क्या और भी कुछ ऐसी क्वालिटी है जो इसमें शामिल है, जो हमें जोड़ रही है? आइए देखते हैं। अब शुरू करते हैं। भगवान विष्णु, भगवान शंकर, ठीक है, इनको जानते हो कि नहीं? जान रहे हो ना? अब इनको दिल्ली वाले भी जान रहे हैं और मान रहे हैं। अब इनको उत्तर प्रदेश वाले भी जान रहे हैं, मान रहे हैं। इनको बंगाल वाले भी जान रहे हैं, मान रहे हैं। फिर इनको साउथ वाले भी जान रहे हैं, मान रहे हैं। फिर इनको मराठे भी जान रहे हैं, मान रहे हैं। ये लोग भी एक कारण है एकता के। चारों मठ की वैल्यू पूरे भारत में है। गंगा को सारा देश पवित्र मान रहा है, भले वो उत्तर भारत में है। यानी हमारी जो धार्मिक संस्कृति है, क्या है? वो विविधता में एकता ला रही है। वो भले अलग अलग है, ठीक है, सामाजिक संस्कृति की बात नहीं कर रहा हूं मैं। सामाजिक संस्कृति तो अलग अलग है, इसका अंतर पहले समझो। सामाजिक संस्कृति का मतलब रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, ठीक है, और धार्मिक संस्कृति का मतलब पूजा पद्धति। पूजा पद्धति में अलगाव है, तरीका अलग अलग है, लेकिन देवता का सम्मान सारे जगह पे। अब ये जरूरी नहीं कि शंकर जी की पूजा जैसे हम यहाँ करते हैं वैसे ही वो करें, ठीक है। मंदिर के स्ट्रक्चर में बनावट आ सकती है, वास्तुकला में विभिन्नता है, लेकिन भगवान वही है। समझ पा रहे हो? भगवान वही है, स्ट्रक्चर में अंतर है, ठीक है। भावनाएं वही हैं, पहनावे उड़ावे में अंतर है। तो जब हमारे गंगा नदी का सम्मान पूरे भारत में है, विष्णु जी का सम्मान पूरे भारत में है, श्री राम को पूरा देश मान रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है कि ये जो धार्मिक संस्कृति हमारी है, ये साझी संस्कृति है। क्या है? हमारी साझी संस्कृति। ये हमारे समन्वय से तैयार हुई है। यानी प्राचीन भारत से शुरू से ही दक्षिण, पूरब, पश्चिम, उत्तर से एक समन्वय की जो धारा बही और उससे जो संस्कृति ये निर्माण हुई है, वो कहीं ना कहीं साझी भी है, तभी तो मान रहे हैं। नहीं तो कह देते वो तुम्हारे विष्णु को हम नहीं मानते, हमारा विष्णु अलग है, ठीक है, तुम्हारे पास गंगा है, हमारे पास दंगा है, हम कुछ और मानेंगे, ऐसा बोल देते। तो ये एक कारण समझ में आ रहा है, और ये सबसे बड़ा कारण है। समझ पा रहे हैं? ये जब संविधान नहीं बना था तब इसने बांधा है। संविधान तो बहुत बाद में आया है। इसके अलावा आप अब संविधान की बातें कर सकते हैं कि एकता की भावनाएं, अखंडता, समानता, तो ये चीजें होती हैं, ये एक अलग है। तो हमारी एकता क्यों अलग हो गई? क्योंकि हम सामाजिक रूप से अलग हैं, धार्मिक रूप से कई संप्रदाय होते हुए भी एक ही ईश्वर को मान रहे हैं और वो एक ही तरीके को फॉलो करते हैं। हमारे निर्जातीय लक्षण अलग अलग हैं, ठीक है, अलग अलग लक्षणों के होते हुए भी हम कहते हैं नहीं गंगा हमारी माता है, हम काले गोरे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनके निर्जातीय तत्व एक जैसे हैं। तो इस आधार पे जब हम देखेंगे तो हमारी एकता और उनकी एकता में अंतर आपको साफ साफ दिख जाएगा, ठीक है। निर्जातीय तत्व अलग हैं, रंग रूप अलग हैं, एक ही धर्म में कई संप्रदाय हैं, सारे धर्मों का यहाँ पे सार है, लेकिन यहाँ तक कि
मुस्लिम भी यहाँ रहते हैं, ईसाई भी यहाँ रहते हैं। मुस्लिम भी जब कहेंगे ना तो कहेंगे भगवान राम, राम जी। समझ रहे हो? ये क्या है? ये साजिश। वो राम सीधा नहीं कहते हैं, वो भी कहते हैं राम जी, कृष्ण भगवान। कभी ध्यान से सुनना, अब तो थोड़ा सा माहौल खराब हो रहा है कुछ दिनों से, नहीं तो आप सुनते तो वो भी यही कहते थे या कहते हैं क्या, अरे तुम्हारे जो भगवान कृष्ण है उन्होंने मान लिया है कि हाँ वो भगवान है, वो आपके भगवान है, वो मानते हैं इस चीज को। तो ये एक हमारी साजिश संस्कृति है, ठीक है। यूरोप वाले भले ना माने, भाई यूरोप कहाँ मान पाएगा कि भगवान कृष्ण है, लेकिन अब देखना इस्कॉन टेम्पल ने इसे फैलाया है, हमारी संस्कृति का प्रभाव वहां जा रहा है। ये करंट अफेयर में आपको समझना है। भारतीय जो कृष्ण है, मथुरा जैसे क्षेत्र से जिनका उदय होता है, फिर पूरे भारत में उनका प्रभाव, उत्तर प्रदेश में पहले, फिर भारत में, और आज यूरोप में जा रहा है। ये हमारा सांस्कृतिक, धार्मिक सांस्कृतिक प्रभाव है। कहाँ जा रहा है? यूरोप पे अटैक कर रहा है। तो अब जब आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो इन्हीं प्रभावों की विवेचना करनी है, इनको समझना है, इनकी कनेक्टिविटी मेंटेन करनी है। अब प्रश्न ये आ गया जहां पर हम पहले खड़े थे कि जब एनसीईआरटी हम पढ़ेंगे, वहीं पर आ गए, तो क्या ध्यान में रखेंगे। और एनसीईआरटी में क्या ध्यान रखेंगे, तो वो बात आती है रचनात्मकता की। किसकी? ठीक है, ये आ गया जो मैं कहना चाह रहा था, जो सिलेबस हमारा बदला है, न्यू एनसीईआरटी। रचनात्मकता की बात अब आई है। रचनात्मकता कैसे आई? आपको विशेषताएं, अंतर, प्रभाव, परिणाम, इन खास खास चीजों पर ध्यान देना है, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब दो पक्ष होते हैं, उन पक्षों को समझ लो लास्ट में तो और क्लियर हो जाएगा। एक होता है भाव पक्ष। क्या होता है? एक होता है कला पक्ष। थोड़ा सा आपका मूड सही करके पढ़ाएं, नहीं तो आप थक जाएंगे। ये दोनों पक्ष को समझो, इस पक्ष को ध्यान में रखते हुए किताब पढ़ना है। अब देखिए, आप जब किताब पढ़ना शुरू करते हैं तो कैसे करते हैं? कहानी जैसा पढ़ लिया, फिर भूल गए। और जब मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं तो आपका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि ये प्रश्न तो अलग है सर, हम तो पढ़ रहे थे वो कहानी जैसा था, एकदम मजा आ गया था, पूरा लड़ाई झगड़ा मारपीट सब पढ़ लिया। आप ये क्या पूछ रहे हैं, गुप्तकालीन सिक्का कैसे अवनति बढ़ रहा है, ये तो उसमें लिखा ही नहीं था सीधा सीधा। तो आपको क्या लगता है, आप जो किताब पढ़ रहे हैं वहां से सीधा प्रश्न उठा के पूछेगा? इतना आसान है आईएएस बनना? वो आपकी रचनात्मकता देख रहा है। क्या देखना चाहती है यूपीएससी? यूपीएससी चाहती है कि एक रचनात्मक व्यक्ति उस कुर्सी पे बैठे। कल आप देश का भविष्य बनाएंगे बैठ के, आप नीतियां बनाने में मदद करेंगे, नीतियां को फॉलो करवाएंगे, सरकार को एडवाइस देंगे। तो जब तुम्हारे अंदर खुद की रचनात्मकता कुछ है ही नहीं, तुम खुद क्रिएटिविटी कर ही नहीं सकते कुछ, समझ रहे हो, तुम खाली जो किताब में पढ़े हो वही उठा के बताओगे, तो तुम्हें कहा है भैया आईएएस बनाए, वो कंप्यूटर को एक बना देगा कि ये हमारा कंप्यूटर फलाना ये आईएएस के पोस्ट पे है, उससे इसे ओपन करेगा और पूरा इतिहास भूगोल सब बता देगा, है नहीं? आपसे तेज बताएगा ना, तो कह देगा यही आईएएस है, इसको ऑफिस देगा एक कंप्यूटर को, उसको ना खाना देना ना सैलरी देना है, काम हो गया। लेकिन उसको नहीं बना रहा है, उसका कारण क्या है? उसके अंदर ये नहीं है, वो खुद से कनेक्टिविटी नहीं कर सकता है, वो हम ही करके उसको देंगे। समझ रहे हो? तो ये चीज जो है वो चाहती है भारत सरकार, वो चाहती है यूपीएससी, ये आपके अंदर आना चाहिए। और इसको आने के तरीके मैं बताता हूं कैसे आएगा। एक होता है भाव पक्ष, एक होता है कला पक्ष। कैसे? चलो मैं एक फिल्म की बात करता हूं, ठीक है? विक्रम बेताल की कहानी सुनी है कि नहीं सुनी? नहीं सुनी? सुनी है। बचपन में हम लोग कॉमिक्स पढ़ते थे, तो उस कॉमिक्स में एक कहानी होती थी, या टीवी में भी आता था, विक्रम बेताल। तो एक बैताल था, वो बड़ा दुष्ट था। वो क्या करता था, राजा विक्रम जो थे ना, वही विक्रमादित्य जिसको इतिहास में आप पढ़ोगे, ये उन्हीं की कहानी है। विक्रमादित्य को जब आप पढ़ोगे, बहुत महान राजा हुए हैं भारत के, ठीक है? तो उनको पकड़ के उड़ जाता था, उड़ के गया पेड़ पे बैठ जाता था और कहता था विक्रम अब तुम्हारे सामने एक प्रश्न है और इसका सही सही उत्तर तुम्हें देना है। तो विक्रम बोले साहब क्या प्रश्न है? कहा बाहुबली मूवी। क्या कहा? बाहुबली जो मूवी है,
इसको दर्शकों ने बहुत पसंद किया, ठीक है, बड़ा मजा आया, पूरा देश ने देखा। और राजमौली को लोग जान गए, जिसको कोई नहीं जानता था, मूली नहीं, राजमौली, ठीक है। अब उनकी एक फिल्म आने वाली है, कौन सी? RRR, सारे लोग वेट कर रहे हैं। तो बैताल पूछ रहा है विक्रम से, ये जो फिल्म है ये क्यों इतनी सफल हुई? और ये तुमको कंप्लीट आंसर देना है। अगर तुमने सही आंसर नहीं दिया, क्योंकि ये आंसर मैं यूपीएससी के एग्जाम में लिखूंगा। कौन कह रहा है? बैताल को यूपीएससी का एग्जाम देना, और विक्रम से पूछ रहा है कि राजा, अगर ये आंसर सही नहीं हुआ तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। अब राजा को टेंशन, ये तो बहुत खतरनाक बाहुबली मूवी। अब वो गया, देखा फिल्म को, उसने पूरा देखा। अब मैं आपसे पूछता हूं, फिर राजा विक्रम का जवाब बताऊंगा। देखूं किसने बढ़िया फिल्म देख रखी है, ठीक है। आपने देखा, अब बताइए क्या देखा, कैसे फिल्म इतनी सक्सेस हुई, क्या बताएंगे? कोई एक बताए, कोई आंसर आपके पास? अरे देखा है ना बाहुबली, तो बताओ ना क्यों अच्छी लगी? कहानी जबरदस्त थी, मजा आ गया, ठीक है। लड़ाई वेरी नाइस, ठीक है। ग्राफिक्स, ठीक है। एक्टर, जैसे बॉलीवुड होता है ना कि खाली एक पैसे कमाने के लिए होता है, लेकिन उन्होंने अपना ना पूरा बहुत सा टाइम दिया है। समझ गए, नेचुरल एक्टर। और कोई प्रश्न, कोई उत्तर? चलिए अब देखिए, 2-3 बातें आपने कही हैं। किसी ने कहा कि कहानी बहुत अच्छी थी, ठीक है। किसी ने कहा कि लड़ाई का सीन मुझे देख के मजा आ गया, समझ रहे हो। और किसी ने क्या कहा? नेचुरल एक्टर्स। और एक इन्होंने, देवेश ने क्या कहा है? ग्राफिक्स। अब विक्रम से पूछ रहा है बैताल कि यही है कि कुछ और भी है? विक्रम उसको कंप्लीट आंसर दे रहा है, क्योंकि उसे कहाँ लिखना है? यूपीएससी के एग्जाम में। उसने कहा देखिए सर, निश्चित रूप से बाहुबली मूवी क्या है? एक सफल मूवी है, सफल फिल्म कही जा सकती है। और इसके पीछे जो कारण है वो निम्नलिखित है। तो कह रहा है कौन से कारण है? कहा देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसकी कहानी बहुत ही जबरदस्त थी, और इसलिए वो कहानी दर्शकों को पसंद आई। तो ये कहानी कैसी थी? ऐतिहासिक। कैसी थी? ऐतिहासिक कहानी थी ना। अब बताओ, किसी ऐतिहासिक कहानी में राजा को पैंट शर्ट टाई पहना दोगे, अच्छा लगेगा? इसका मतलब जो उसका ड्रेसिंग था, क्या था? ड्रेसिंग का जो तरीका था वो बहुत जबरदस्त था। दूसरा, इसमें जो ग्राफिक्स का इस्तेमाल हुआ, जो इन्होंने कहा। तीसरी चीजें, जिन चीजों का इस्तेमाल किया गया, वस्तुओं का, किसका? वस्तुओं का। इनसे जुड़े हुए जो जानवर थे, घोड़े और हाथी, ये सारी चीजें। इसके अलावा तलवार, ढाल, इसके अलावा युद्ध पद्धति। क्या दिखाया है इसमें? युद्ध पद्धति, ठीक है। अगर बिना किसी पद्धति के आपको युद्ध दिखाता तो आपको मजा ही नहीं आता कि इधर से वो करके लेके तलवार दौड़े, उधर से दौड़े, भिड़ गए। लेकिन उसमें पद्धति दिखाया गया है ना। फिर देखना और क्या दिखाया है। ये तो सारी चीजें आपने देख ली। ये जो ग्राफिक्स का इस्तेमाल हुआ है, अगर ये अच्छा नहीं होता, ये स्पेशल इफेक्ट्स, क्या कहेंगे? एक स्पेशल इफेक्ट्स। आप एक चीज समझिए, बाहुबली में ये बता रहा है विक्रम कि सर कहानी जबरदस्त थी, लेकिन सिर्फ कहानी से वो फिल्म इतनी अच्छी नहीं बनती। लड़ाइयों का सीन अच्छा था, लेकिन उस सीन के लिए जो जरूरी वस्तुएं थी वो भी बहुत अच्छे तरीके से वहां पर दिखाया गया है, और उसमें जो स्पेशल इफेक्ट लाने थे वो भी उस दृश्य में लाए गए। फिर वो कह रहा है कि सर एक्टर तो नेचुरल थे, ठीक है, लेकिन उस दृश्य को उन एक्टर्स पे सही तरीके से शूट करवाने के लिए जो कैमरे लगे थे, ठीक है, वो बड़े अच्छे थे। जो तरीका था, टेक्नोलॉजी थी, वो बहुत अच्छी थी। ये सारा चीज इसने बताया, और इसलिए, और उसके प्रचार करने का तरीका भी बहुत अच्छा था, इसलिए फिल्म सफल हो गई। तो बैताल ने फिर प्रश्न किया कि ये तो तुमने बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें बता दी, इसको कैसे समझेंगे? अगर मान लीजिए ये नहीं होता तो क्या ये फिल्म सफल हो जाती? तो कह रहा है नहीं, शायद इतनी सफल नहीं होती। और अगर ये नहीं होता
तो कोई मतलब ही नहीं है। किस पे इफेक्ट दिखाओगे? कुछ कहानी तो होनी चाहिए तुम्हारे पीछे। इसका मतलब आपको समझना है कि जब भी आप कोई फिल्म देख रहे हो या कोई चीज लिख रहे हो या कोई चीज पढ़ रहे हो, उसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है भाव पक्ष, दूसरा होता है कला पक्ष। जो कहानी आप पढ़ रहे हो वो भावना जगाएगी, ठीक है। बाहुबली की कहानी आपको वो भावनाओं में घेर रही है, लेकिन उस भावनाओं को सही तरीके से आपको देखा। आप देख रहे हैं 2021 में, कब देख रहे हैं फिल्म को? जब मोबाइल का जमाना है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का जमाना, जब आप मेट्रो में चल रहे हैं और आप देखते समय ये फीलिंग्स में आ जाते हैं कि नहीं घोड़ा ही असली जानवर है, उस कहानी को आप सच मान रहे हैं, तभी तो मजे से देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो भाव पक्ष है वो कहानी है, लेकिन जो कला पक्ष है ना वो वहां तक खींच के आपको पहुंचा रहा है। यही है ये कला पक्ष। तो जब आप फिल्म देख रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है स्पेशल इफेक्ट्स का कैसे पड़ा होगा, ग्राफिक्स का ध्यान रखना है, वहां जो बनाए गए दृश्य हैं उनका ध्यान रखना है। अगर इन सारी चीजों को नहीं ध्यान रखोगे तो सिर्फ इससे आपकी फिल्म हिट नहीं हो पाएगी। इसका मतलब तुम इतिहास पढ़ रहे हो तो सिर्फ लड़ाई पढ़ रहे हो कि गुप्त राजा ने हूण राजा को पटक के मार दिया, बड़ा मजा आ गया, ठीक, पढ़ लिया, ये कंप्लीट हो गई लड़ाई और कहानी भी कंप्लीट हो गई उसी में। इनके एक भाई थे, इनकी एक बहन थी, एक साली थी, लव स्टोरी था, ये सारा पढ़ लिया, दो चीज कंप्लीट हो गया। तीसरा, एक्टर वही लोग हैं जितने राजाओं को पढ़, सब एक्टर ही तो हैं, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक सब एक्टर हैं, चाहे वो अंग्रेज हों, चाहे वो मध्यकाल में मुगल हों, चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी, वो एक्टर ही तो है, तभी तो फिल्म बन गई। ये सब एक्टर हैं, मान लो। तो ये सारे एक्टर्स को आप पढ़ रहे हो, सारी लड़ाइयां पढ़ रहे हो, पूरा मजा ले रहे हो, लेकिन क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दे पा रहे हो? उसका सिंपल सा कारण है कि आपने सिर्फ भाव पक्ष पे ध्यान दिया है, उसके कला पक्ष पर ध्यान दिया ही नहीं। आप देखना, मैं तुमको फिल्म का सीन याद दिलाता हूं। आप देख रहे हैं पद्मावती मूवी, तो लोगों को क्या मजा आया? अलाउद्दीन का डांस, खली बली हो गया है दिल, समझ रहे हो? उसका मूंछ दाढ़ी वाला स्टाइल, उसकी काजल वाली आंखें, काजल वाली आंखों को और ध्यान से देखोगे और सोचोगे, रचनात्मकता लाओगे तो पता चलेगा कि उस समय काजल यानी सूरमा का प्रचलन था, तभी तो उस गरीब ने लगाया। दूसरा, आप देखोगे कपड़े, उसके कपड़े कैसे थे? जींस टी शर्ट नहीं पहन रहा है, ठीक है, लॉन्ग कपड़े पहन रहा है। फिर आप देखोगे लास्ट में जो औरतें घूंघट करके आ रही हैं और कहाँ जा रही हैं? सती होने के लिए। तो इससे आपको पता चलेगा कि राजस्थान में घूंघट प्रथा का प्रचलन था और जौहर प्रथा का प्रचलन था, लेकिन हम तो वो हीरोइन का मुंह देखने में लगे हैं। हमको क्या देखना है? उन प्रथाओं का प्रचलन था या नहीं, क्योंकि ये क्यों कर रही है ऐसा भाई, क्यों घूंघट करके जा रही है, इसका मतलब प्रचलन है। और जौहर करने जा रही, सती होने जा रही, इसका मतलब जौहर प्रथा का प्रचलन है। ये कला पक्ष हो गया। देखते देखते आप उस युद्ध में देखें कि हाथी का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा था, कहीं हाथी दिखा है उस युद्ध में पद्मावती में? लेकिन अब आपको याद ही नहीं है सही से, क्योंकि आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया है कि किन किन चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। तलवार का इस्तेमाल हुआ है, धनुष का इस्तेमाल हुआ है, कहीं तोप दिखा? नहीं था। पद्मावती वाले युद्ध में तोप नहीं थे, ठीक है, थे छोटे वाले, बारूद का इस्तेमाल किया गया है, सही कह रहे हैं, ये हल्के फुल्के थे, कोई बहुत बड़े तोप नहीं थे, ठीक है, लेकिन तोप थे। वो उतने स्ट्रांग नहीं थे जितना बाद में मुगल काल में आया है। तो आप इन चीजों को देखते समय इस कला पक्ष का ध्यान रखेंगे, ठीक है, तब आपको एक सही तरीके से उत्तर लिखने की कला आएगी। समझ पा रहे हैं? तो कला पक्ष और भाव पक्ष, ये दोनों आपको इतिहास पढ़ते समय ध्यान में रखना है। अगर इसको ध्यान में नहीं रखोगे तो इतिहास कैसे पढ़ोगे? कहानी जैसा पढ़ते जाओगे, और फिर जब एक प्रश्न मैं आपको उठा के दूंगा तो आपको उत्तर नहीं आएगा। उसका कारण क्या है कि आपने रचनात्मकता पर ध्यान नहीं दिया। रचनात्मकता का मतलब होता है क्रिएटिविटी। अच्छा, तो रचनात्मकता आपके अंदर आ गई, मान लिया भाई, क्या आ गई आपके अंदर? रचनात्मकता आ गई। तो ये लड़की पूछ रही थी कि ठीक है एनसीईआरटी हमें पढ़ना है, तो एनसीईआरटी पढ़ते समय क्या दिमाग में आना है? रचनात्मकता लाना है, क्रिएटिविटी पैदा करनी है। क्रिएटिविटी पैदा कर लिया, अब हम चीज़ों को गहराई से सोच के पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर हम फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे हैं तो सिर्फ ये नहीं देख रहे हैं कि फ्रांस में
जो तीसरे स्टेट थे उन लोगों ने पूरा तहलका मचा दिया, राजा को मार दिया, खुद सत्ता पे आ ली। हमारे तो मोटे मोटे दिमाग में यही घुसा, लेकिन हमको उस फ्रांस की क्रांति में कला पक्ष में क्या देखना था कि पादरी धार्मिक शोषण कर रहा था। क्या कर रहा था? अब प्रश्न ये क्यों कर पा रहा था, ये तुम्हें सोचना, यही तो है रचनात्मकता। तुम्हें सोचना क्यों पादरी धार्मिक शोषण कर रहा था भाई, तो तुम्हें पता चलेगा कि तीसरे स्टेट के लोग अनपढ़ थे, अनएजुकेटेड थे, इसीलिए तो कर रहा था। ये खुद ही जोड़ना है, ये बुक में मिल जाएगा कि तीसरे स्टेट के लोग अनपढ़ थे, पादरी उन पर जबरन टैक्स लगा रहे थे। अब ये तुम्हें जोड़ना है कि पादरी उन पर जबरन टैक्स क्यों लगा रहे थे, क्योंकि वो अनपढ़ थे, धार्मिक पुस्तकों को नहीं पढ़ रखा था, इसलिए जो भी पादरी कहता था वो मानते थे। ये खुद ही जोड़ना, ये क्या है? रचनात्मकता के साथ कनेक्टिविटी। क्या है? कनेक्टिविटी। ये क्वालिटी डेवलप करनी है, एक तथ्य को दूसरे तथ्य से, एक भाव को दूसरे भाव से जोड़ना। यूपीएससी कभी कभी प्रश्न पूछ लेती है प्राचीन से मॉडर्न को जोड़ के, ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछ लेती है। 2019-20 में ऐसे प्रश्न आए हैं, मैं आपको भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा, उसने कई प्रश्न ऐसे पूछते हैं। अब ये कनेक्टिविटी कैसे करना है हमको? तीसरे स्टेट में, वैसी फ्रांस की क्रांति में आपको मिलेगा कि तीसरे स्टेट के लोग अनपढ़ थे, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने पढ़ लिया, इन्होंने व्यापार किया और ये कुछ पढ़ लिख लिए, उसके बाद इन्होंने स्वतंत्रता और समानता की मांग शुरू कर दी। अब यहाँ पर कैसे तुम्हें रचनात्मकता लानी है? अब तुम्हें ये सोचना है कि पढ़े नहीं थे तो जो था सब मांग रहे थे, थोड़ा सा पढ़ लिया, ठीक है, और पढ़ कब लिया? जब इनके पास पैसा आ गया, आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, उसके बाद ये अधिकारों की मांग कर रहे हैं और इन्हें अधिकार मिले भी। इसका मतलब ये है कि यदि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत है तो वो आपके सामाजिक स्थिति को मजबूत करने पर जोर देना शुरू करेगी। तुम्हारे पास पैसा है तो तुम सोचोगे कि लोग हमारा सम्मान करें। जब तीसरे स्टेट के पास पैसा आया तो तीसरा स्टेट सोच रहा है कि हम गरीब क्यों रहें, खाली हम ही क्यों दें, अधिकारों की मांग, सामाजिक स्थिति अच्छा करना चाहता है और इसके लिए क्या बढ़ा रहा है? राजनैतिक प्रभाव। क्या बढ़ा रहा है? यानी आर्थिक स्थिति अच्छी है और सामाजिक स्थिति अच्छी करनी है तो राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ाना है। यानी ये अगर अच्छी हो जाए तो इसको अच्छा करना आसान हो जाता है, ये पता चलता है, ठीक। लेकिन एक प्रश्न और खड़ा हुआ, तीसरे स्टेट ने क्रांति की, कई क्लब आए, कई विचारधाराएं आई, जिसमें जैकोबिन आप पढ़ोगे, ठीक है, रोबेस्पियर को पढ़ोगे, रोबेस्पियर आता है, बहुत भयानक तरीके से काम करता है, ये सब करता है, उसके बाद उसका राज आता है, फिर उसका पतन होता है, सेकेंड क्लास आता है, फिर बाद में नेपोलियन का उदय होता है, ठीक है। अब देखना, ये सारी चीजें हो रही थी, इन्होंने मांग किया, सब कुछ ठीक था, लेकिन नेपोलियन का उदय फिर कैसे हो गया भाई? आप इसको ये नहीं सोचते कि कैसे हो गया, आप ये सोच रहे ठीक है इनके बाद ये मर गए, फिर नेपोलियन आ गया। क्यों आया? ये गरीब आदमी, मतलब गरीब नहीं है, अमीर था, ये नेपोलियन का उदय कैसे हो गया? इसका मतलब इन लोगों में कहीं असफलता थी, तभी तो वो आया। नहीं तो तुम लोकतंत्र लाने जा रहे थे तो राजतंत्र कहां से आ गया? राजतंत्र ही तो खत्म किया था और फिर लोकतंत्र लाना था, तो फिर राजतंत्र कैसे आ गया? यहां ये सोचना है कि जरूर इन लोगों ने यहां पर कुछ गलतियां की हैं और ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया है कि जिस परिस्थिति के कारण नेपोलियन का उदय फ्रांस में हो जाता है, ठीक है। तो वो कौन सी परिस्थितियां थी भाई? इन लोगों ने कठोर नीतियां अपनाई। लोकतंत्र का मतलब होता है दूसरे की भावनाओं को सुनना, इन्होंने उसका ही दमन करना शुरू कर दिया, प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिए, महिलाओं की मांगों को दबाना शुरू कर दिया, ठीक है, समाज में हर चीजों का दाम तय कर दिया, वो एक कठोरता ही थी। तो आप लोकतंत्र लाना चाह रहे थे, उदारवाद लाना चाह रहे थे। लोकतंत्र का मतलब है आपको अभिव्यक्ति की आजादी हो, और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं, सरकार उसे सुने। इन लोगों ने अपने ही लोगों को, जो अपनी इनकी बातों से सहमत नहीं थे, रोबेस्पियर ने क्या किया, जैकोबिन वालों ने जिनको बातों से सहमत नहीं थे उसको कहा गिलोटिन पे चढ़ा दो, ठीक है, अलग। तो ये सारी चीजों ने, यानी कठोर व्यवहार, ठीक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ होता है और इस कारण से इस गरीब आदमी को मौका मिला। इसका मतलब जनता नाराज थी, जनता को ये खुश नहीं कर पाए, ठीक है।
इनके व्यवहार में कठोरता थी, ये लोकतंत्र के आदर्शों का पालन नहीं कर पाए। परिणाम हुआ नेपोलियन का उदय। ये गरीबी को खत्म नहीं कर पाए, ठीक, ये प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा पाए, ये उसी में उलझे रहे कि हमारा ही विचार अच्छा, इसको मानो पहले प्रोडक्शन भाड़ में जाए। इसी तरह जब आप किसको पढ़ोगे, इंडियन इतिहास को, भारतीय इतिहास को, तो उसमें आपको मिलेगा क्या, 3-4 लोग मिलेंगे। अंग्रेज आ चुके हैं, तो अंग्रेज आएंगे जब, तो अंग्रेज क्या कहते हैं, हम देश को सुधारने हैं। इससे पहले मैं सबसे पहले बता देता हूँ, बंगाल की क्रांति पढ़ते हो, है ना, उसमें आपने पढ़ा 1757 प्लासी का युद्ध पढ़ा। अब आपने सिंपल पढ़ लिया, प्लासी के युद्ध में अंग्रेज जीत गए। कैसे जीते, पहले तो ये जानना जरूरी कि इतना बड़ा देश, वो बाहर से 4 लोग आकर और हमारे ही देश में जीत लेते हैं कैसे भी। तब आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने क्या किया, नवाब के करीबियों को, नवाब के दुश्मनों को पहले अपनी ओर मिलाया, नवाब की कमजोरियों को जाना। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है, तकनीकी रूप से सेना को कुशल बनाया, ठीक है, एक चीज ये हो गया था। तीसरी चीज, नवाब के बारे में कंप्लीट जानकारी इकट्ठा की, तभी तो उस हिसाब से सेटिंग बना लिया। अच्छा, जीत गया प्लासी का युद्ध। अब वहां उन्होंने द्वैध शासन चला दिया, तो हम इसको सोचते नहीं कि क्यों चलाया। हमने सोचा कि अच्छा द्वैध शासन चला लिया। द्वैध शासन क्या होता है, 2 टाइप का शासन। वहां पर दीवानी अधिकार अपने हाथ में ले रखा है, यानी राजस्व कौन रखेगा, अंग्रेज, और प्रशासन कौन चलाएगा, नवाब। तो ये हम सोचते नहीं ऐसा क्यों किया, और ये किताब भी नहीं बताता है। अब सिंपल सी बात है, राजस्व अगर तुम वसूलोगे तो पैसा तुम्हारे पास है, जिम्मेदारी मुझे दे रखे हो। अब हमको कोई काम करना होगा तो तुमसे पैसा मांगेंगे, और तुम दोगे ही नहीं पूरा पैसा। हमने कहा साहब रोड बनाना है, 2 लाख रुपया चाहिए, तुमने 1 लाख पकड़ा दिया। 1 लाख में अच्छी रोड नहीं बनेगी, टूटेगी, तो जनता गाली किसको देगी, कहेगी राजा बदतमीज है, पैसा वो खा के बैठा है सारा आराम से, अंग्रेज। तो ये था द्वैध शासन के पीछे इनका कारण। दूसरी चीज क्या है, सिर्फ यही था, नहीं और भी कारण है। और क्या कारण है, एक अंग्रेज को जनता शायद ही इतने अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करती, शायद वो उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाता, शायद उनके त्योहारों में दखलंदाजी कर देता। इसलिए पहले उन्होंने भारत को समझने का प्रयास किया, नवाब को ही बैठा रहने दिया कि लोगों की भावनाएं ना भड़की। ये भी कारण है, ठीक है। तीसरा एक कारण है कि उनका मुख्य लक्ष्य था व्यापार पर ध्यान लगाना, व्यापार को बढ़ाना, इसलिए पहले वो व्यापार पर ध्यान दे रहे थे, ना कि सत्ता पर। राजनीतिक पकड़ हाथों में रखकर व्यापार बढ़ाना चाहते थे, ठीक है। ये सारे कारण हैं जो प्लासी के युद्ध के बाद मिलते हैं, लेकिन हम पढ़ते समय इसको नहीं समझ पा रहे हैं। हमने प्लासी युद्ध पढ़ा, फिर निकल गए। तो प्रश्न जो पूछेगा वो ऐसा थोड़े पूछेगा कि प्लासी के युद्ध में कौन कौन लड़ रहा था। यूपीएससी ऐसा नहीं पूछती कि आप बताओ, वो जानती है कि आप इसको जानते हैं। ये तो फिर एसएसटी के बच्चे भी लिख लेंगे कि कौन कौन लड़ रहा था। वो ऐसा नहीं पूछेगा कि बक्सर, ये थोड़ी पूछेगा कि 1857 में बताइए कौन कौन थे जो क्रांति में शामिल थे, तो तुम पठाओ झांसी की रानी नंबर 1, तात्या टोपे नंबर 2, ऐसे नहीं बताओगे, कुंवर सिंह नंबर 3। वो दूसरी चीजें पूछता है। कैसे पूछेगा, प्लासी के युद्ध के भारत पे दूरगामी प्रभाव क्या थे। अब लो, क्या पूछ लिया, प्लासी के युद्ध के भारत पे दूरगामी प्रभाव क्या थे। अब तुम सोचो भाई, अभी तो तुमने कहा कि हम तो प्लासी के युद्ध पढ़े थे, दूरगामी प्रभाव तो सोचे ही नहीं पाए। सोचे थे, नहीं सोचे। अब तुम्हारा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। अच्छा, प्रश्न पूछ लिया, यदि गांधी ना होते तो आंदोलन का स्वरूप कैसा होता। अब लो, अब तो तुम्हारा श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है दिमाग, कह रहा है कि मोक्ष की प्राप्ति में मैं जा रहा हूं, अब हमें छोड़िए यहां से। क्यों ऐसा कह रहा है, क्योंकि आपने तो ये सोचा ही नहीं कि भाई गांधी नहीं होती तो क्या होता। क्योंकि आप है तो कैसे भी सोच रहे कि नहीं होते तो क्या होता। आपसे पूछ ले कि पटेल जी अगर प्रधानमंत्री होते तो क्या होता, ऐसे प्रश्न दे दे, ठीक है। या पूछे कि पटेल की नीतियां ज्यादा प्रभावकारी हो सकती थी नेहरू की तुलना में, ठीक है, तो आपको उनकी नीतियों में अंतर समझना होगा। अब पहला प्रश्न देखना, गांधी नहीं होती तो क्या होता, क्या होता भाई, कैसे बताओगे क्या होता। या हाँ देखना, जो चीज कंफर्म नहीं है, अब ऐसा तो है नहीं कि गांधी नहीं है, गांधी तो है, और वो पूछ रहा नहीं होते तो क्या होता। तो आपको कोई भी चीज 100% नहीं करना कि नहीं ऐसा हो जाता।
ऐसा हो सकता था, ये करना है। क्या क्या हो सकता था? देर में आजादी मिलती, ऐसा भी हो सकता है कुछ पहले मिल जाती, ऐसा भी हो सकता है, हमें क्या पता। दोनों में से कुछ हो सकते हैं। हो सकता है ज्यादा हिंसा होती, ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि गांधी जी तो नॉर्मली बात कर रहे थे। हो सकता है कत्लेआम होता। लेकिन ये नहीं कहना है कि हमें आजादी नहीं मिलती, ऐसा नहीं कहना है। क्यों? जिस देश में गांधी नहीं है वो नहीं आजाद हुए क्या? अफ्रीका वाले भी तो आजाद हुए, तो वहां तो गांधी नहीं है, वो भी आजाद हुए। तो हाँ, आजाद हम होते, लेट सवेर होते, ठीक है, लेकिन होते जरूर। तो आपको उत्तर लिखते समय तुम तो टेंशन में हो गई कि कब पूछ लिया, राष्ट्रपिता को ही गायब कर दिया मार्केट से, अब हम क्या उत्तर दें। अभी आप पूछ ले कि गांधी जी और सुभाष की नीतियों को फॉलो करते तो क्या होता, तो तुम्हें नहीं लिखना कि नहीं तुरंत ही आजादी मिल जाती, उसके बाद तो सुभाष जी जैसे आते। ठीक है, बहादुर थे, योद्धा थे, तो जिस जगह पे और लोग सेना बना के लड़े, क्या उन्हें तुरंत आजादी मिली थी? उन्हें भी टाइम लगा है। तो आपको देखना है यहां पर कि गांधी की आइडियोलॉजी क्या थी, गांधी की विचारधारा क्या थी, गांधी के आने से पहले क्या था आंदोलन, गांधी के आने के बाद आंदोलन में क्या परिवर्तन आया। तब आप समझोगे कि गांधी के आने से पहले आंदोलन में एकता का अभाव था, किसान नहीं जुड़े थे, महिलाएं नहीं जुड़ी थी, एक कमरे में बैठ के कांग्रेस मीटिंग करती थी, पढ़े लिखे लोगों की पार्टी थी और सॉफ्ट पॉलिसी को अपनाई थी। गांधी के आने से कुछ हार्डलाइनर हुआ, परिवर्तन हुआ, किसान जुड़े, आम लोग जुड़े, क्योंकि गांधी जी का वेशभूषा देखा, वो सब निकाल दिया, धोती उती पहन के गरीब टाइप से बन गए। हाँ, जैसे मोदी जी नहीं जहां जाते हैं वही ड्रेस भाषा, तो गांधी जी गरीबों के ड्रेस में आ गए, कहे कि जब तक हमारा ही गरीब भाई भूखा है, अपन भी भूखा ही रहेगा इधर। तो किसानों ने कहा ये नेता है, बाकी तो सब एकदम टिंच पिंच गुलाब कमल लगा के टहल रहे हैं, समझ रहे हो। तो गांधी जी को देख के प्रसन्न हो गए, ये इसे नेता कहते हैं। तो गांधी जी ने क्या अपनाया, उन्होंने गरीबों को, किसानों को, महिलाओं को जोड़ा। अब देखिए यहां पे गांधी का प्रभाव, कांग्रेस में कई टाइप के लोग हैं, उद्योगपति भी कांग्रेस से जुड़े हैं और किसान भी कांग्रेस से जुड़े हैं। जबकि यूरोप की जो लड़ाई है वो अमीरी गरीबी की लड़ाई है। भारतीय आंदोलन को क्या है, अमीर भी एक साथ है, गरीब भी। पूंजीवादी और समाजवादी दोनों विचारधाराएं साथ में चल रही हैं गांधी के साथ, ये है गांधीवाद। उद्योगपति भी कह रहा है जी गांधी जी आप सही कह रहे हैं, और गरीब किसान भी कह रहा है क्या, गांधी जी सही है। और उसके बाद महिलाएं भी आंदोलन में शामिल हो गई, ठीक है। तो गांधी ने आंदोलन को कैसे मजबूत किया, आम जनमानस को जोड़ा, और जोड़ने के बाद क्या किया, वो जो कांग्रेस की बंद कमरे की मीटिंग पॉलिसी थी उससे उसे खींचा, और खींच के कहां ले गए, जनता की भीड़ में, रोड पर ले गए कि बहुत हो गया कमरे की मीटिंग, अब काम कहां होगा, रोड पे करेंगे, धरना प्रदर्शन, ठीक है, जो दिखे, दुनिया को दिखे। किसे दिखना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों की पॉलिसी ये थी, वो दुनिया को बता रहे थे हम भारत को सिविलाइज्ड करने आए, ये असभ्य लोग हैं, ये सपेरे बर्बर असभ्य, ठीक है, इनको हम शुद्ध करने आए। गांधी ने दिखाया दुनिया को कि ये सभ्य नहीं कर रहे हैं, ये हमारा शोषण कर रहे हैं, हमें नमक नहीं बना दे रहे हैं। देख लो गांधी जी क्यों भाई पैदल उतना दूर गए, बैलगाड़ी पे भी जा सकते थे, पैदल क्यों गए, क्योंकि दुनिया का ध्यान जाए, भीड़ उठे, अट्रैक्शन बने, लोग ये जाने कि ये जो अंग्रेज हैं ये चोट्टे हैं, ये कोई सिविलाइजेशन वाला काम नहीं कर रहे हैं, ये भारत की जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं। ये गांधी ने दुनिया को सीधे तौर पे दिखाया, जिसको अमेरिकी मीडिया भी कवर कर रही है। अब गांधी देखो कैसे समझते हैं, यूरोप में कंपटीशन चल रहा है, हमारा उपनिवेश सबसे ज्यादा हो, फ्रांस कर रहा है, रूस कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है। अब ब्रिटेन तो दुनिया को ये चोला ओढ़ के दिखा रहा था कि हम बहुत खूबसूरत है, फेयर एंड लवली लगाते हैं, लेकिन पता चल गया दुनिया को गांधी के आंदोलनों से कि ये जो चेहरा है ये डुप्लीकेट है, सिक्स पैक इसका कैसा है, डुप्लीकेट है, पता चल गया, ग्राफिक्स है। तो एक ये बड़ा प्रभाव पड़ा, अंग्रेजों को ये जवाब देना था दुनिया को कि नहीं हम अच्छे हैं, तो उनको कई बातें माननी पड़ी हमारी। तो गांधी के आंदोलन ने जो एक मूवमेंट पैदा किया वो था यूनिटी का मूवमेंट, ठीक है। और इस तरीके से आपको कई चीजें समझ में आ गई हैं, ठीक। बाकी चीजों के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।